दोस्तों नमस्कार। तो आ गई है आपकी प्रश्न बैंक विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रश्न बैंक है वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री। वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु जो अध्ययन सामग्री है वो जारी कर दी गई है और मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी की है। आज हम इसमें देखेंगे, विषय रहेगा हमारा विज्ञान और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हर पार्ट में से मैं बताऊंगा। वैसे इसमें आप ध्यान से देखना कि बीच बीच में आपके और जो क्वेश्चन है वो भी रहेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रश्न, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में हर चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूं, और वे जो ओटी उन्होंने दिए गए हैं उनके उत्तर भी दिए हैं। प्रश्न बैंक जो जारी की गई ना उसमें उन्होंने उत्तर भी बताए हैं, तो उत्तर भी आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव जहाँ तक कवर हो सके सारे ऑब्जेक्टिव को जो कवर है करने की कोशिश की जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है, जिसमें कितने कितने पाठ है ये अनुक्रमणिका में देख सकते हैं आप। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु अधातु तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा, विद्युत हमारा पर्यावरण, और शेष अध्याय कार्बन और उसके यौगिक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इन सभी के आज ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं हमारे। एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया, उसमें पार्ट 1 के जो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी ऑब्जेक्टिव को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में थर्ड चैप्टर का आज ही सारे चैप्टर का बता दूंगा, क्योंकि एक चैप्टर का तो बना दिया है। अब अगले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 अध्याय 2। इसके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें आप कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद में हम पार्ट 3 के करेंगे, मतलब कि अध्याय 3 के करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन का जो जल युक्त नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखना, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा इसमें आएगा हमारा, खाने का सोडा। ये क्या है? क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है खाने का सोडा। अगला देखिए, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है, तो ये 7 से कम होता है। किससे कम होता है? 7 से कम होता है। तो इसका करेक्ट क्या आएगा हमारा? 7 से कम। इसके बाद में अगला देखिए, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें आएगा अम्लराज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, और उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न बैंक जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है? मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। और इसी में से आप ध्यान रखें, देखो इसमें दे रखा है 2 पार्ट में क्या दिया है। इस अध्याय में 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हर चैप्टर के आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो इस तीसरे का उत्तर क्या है? अम्लराज है। ठीक है, पहले का क्या है? पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। और जो निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो खाने का सोडा। अब देखते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 इसमें क्या दिया है समझ लें आप अच्छे से। निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? प्रकृति से अम्लीय क्या है? तो लाइम जूस इसका करेक्ट होगा। लाइम जूस प्रकृति से अम्लीय है। पांचवा देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो वो होगा टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन में सारे ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो याद रखें, टार्टरिक जो अम्ल है वो बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जो दूसरा है वो कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है। चलिए 6 वाला देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का
उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एंटासिड। याद रखना ऑप्शन अच्छे से, एंटासिड इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है टमाटर में। ठीक है, किसमें? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला देखिए, पीएच स्केल की पारास है। जो पीएच स्केल है इसकी परास आपको बताना है, तो वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 0 से लेकर के 14। तो पीएच स्केल की जो परास है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो क्रिया है वो उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मेथेनाइक अम्ल उपस्थित होता है। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल उपस्थित होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दे रखा है। ठीक है, जो कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए काय का उपयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर एक बार अच्छे से देखें आप, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम, और ये उत्तर आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है 5.6 से कम होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो यह है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, अच्छे से देखें, इसको कंप्लीट करेंगे आप। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो प्यारे दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, हर चैप्टर के सारे अध्याय के आज ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन आपको एक ही दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने सोचा कि एक एक वीडियो ना बनाते हुए पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक ही वीडियो बना दूँ। ठीक है, इसलिए आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इससे क्या होता है, हमें क्या मिलता है? थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नंबर 14 देखिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे क्या कहलाते हैं? तो रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे गंधकीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से हल कर लें। इसका क्या आएगा? गंधीय सूचक आएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है समझ लें आप। इसके बाद में दूसरे चैप्टर के देखेंगे हम, मतलब सेकंड चैप्टर हो चुका है तो तीसरे चैप्टर का देखेंगे, और उसके बाद ये एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रश्न रहेंगे आपके, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो देखें आप इसे। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से याद रखना तीसरा वाला याद रखेंगे आप, कि जो अम्लों के लिए कथन सत्य है वो कथन है, खट्टा स्वाद होता है अम्ल में और नीले लिटमस को लाल कर देता है। खट्टा स्वाद होता है अम्ल में और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये आपके पार्ट 2 के हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 3 के मैं बताऊंगा, और जो ये निकाल रहा हूँ इनको भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए मैं हो सकता है कि लाइव क्लास ले लूँ, मैराथन क्लास। तो ये ध्यान रखें आप। ये देखिए, ये आपका अध्याय 5 है, क्योंकि कुछ अध्याय कम कर दिए गए हैं इसलिए। इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ, एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो एक वस्तुनिष्ठ 1 अंक का, 2 अंक का, ठीक है, एक प्रश्न, और 3 अंक का एक, 3 तो 5 और एक 6 अंक के आपके इसमें प्रश्न आने वाले 5 पार्ट में। देखना 6 अंक में से एक वस्तुनिष्ठ, ये अभी मैं वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, ये तो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके 4 अंक और कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए पहला, मेंडलीव के आवर्त नियम, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है,
ठीक है, वो पढ़ी होगी आपने आवर्त सारणी मेंडलीव की। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम कौन सा है? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं आप। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया जो क्रम है वो है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का क्रम, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो ये है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये है हमारा सही है, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2.8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो 2.8 वाले तत्व की स्थिति होगी समूह 18 से। किससे? समूह 18 से स्थिति होगी, तो इसका करेक्ट होगा समूह 18। जो आधुनिक आवर्त तालिका है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है 2.8 वाले तत्व की स्थिति आपकी समूह 18 से होगी। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व किससे संबंधित है? तो समूह 14 से संबंधित है। तो समूह 14 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो सर्वाधिक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो तत्व है वो है पी तत्व, ठीक है। सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो तत्व है वो पी तत्व है। अब देखिए इसमें कुछ रिक्त स्थान भी आ गए हैं, तो इन रिक्त स्थानों को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम। मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरा देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। तीसरा देखिए, समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। और अगला देखिए, अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया। किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया अष्टक का नियम। अगला देखिए, हाँ पांचवा देखिए, इसमें तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी? तो ये दी डेबोराइनर ने। डेबोराइनर ने तत्वों की त्रिक व्यवस्था दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो 18। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो वो बनाता है क्षारीय ऑक्साइड। एका एल्यूमिनियम क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया? 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का नाम बताइए, ठीक है। जो एक परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 है, 8 है और 7 है, तो उस तत्व का नाम है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 287, इस तत्व का नाम है क्लोरीन। चलिए अगला, अगली आपकी जो जोड़ियां हैं, ठीक है, इस जोड़ियों को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। जो Li दे रखा है ना, इसके आगे आएगा उपधातु। क्या आएगा? उप धातु। और सेकंड जो दे रखा है उसमें आएगा सी वाला धातु। थर्ड जो दे रखा है उसमें आएगा अधातु। अधातु। जो ओ है ये क्या है? अधातु है। एफ क्या है? तो एफ के आगे आप क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, हेलोजन। हेलोजन। और एन ई इसमें लिखना अक्रिय है, ठीक है। अक्रिय, जिसमें क्रिया ना हो उसको क्या कहते हैं? अक्रिय कहते हैं। क्रियाहीन भी कह सकते हैं इसे। अब सत्य असत्य चुनिए, तो सत्य असत्य भी देख ही लेते हैं। देखिए, अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्णतः भरे हैं, तो ये सत्य है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, ये गलत है, कोई विवादास्पद नहीं है। कार्बन तत्व कुल 2 कोश 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, बिल्कुल सही है। कार्बन तत्व कुल 2 कोश और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है। इसके बाद में अगला देखिए, सत्य असत्य, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 pm मतलब कि पिकोमीटर है, ये असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं अगले चैप्टर के ओटी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्रश्न तो मैं बताऊंगा ही सही आपको। ये देखिए पार्ट 6,
अब इसमें से क्या आएगा समझ लो, वार्षिक परीक्षा का भी है और प्री बोर्ड का भी है। मेन तो ये वार्षिक परीक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन वार्षिक परीक्षा से पहले होती है प्री बोर्ड, वो भी पूरी की पूरी बोर्ड परीक्षा से पहले की जो तैयारी है वही प्री बोर्ड है। तो प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो, दो ही एक ही परीक्षा है, वो तो आपका जो जितनी भी तैयारी है उसको आंकने के लिए प्री बोर्ड बताई है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और फिर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसलिए प्री बोर्ड परीक्षा होती है। तो अध्याय 6 इसके देखें, इस पाठ से सही जोड़ी मिलाइए तथा 3 अंक का प्रश्न आना है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए और 3 अंक का क्या आना है, प्रश्न आना है। तो इनमें से भी आ सकता है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उनमें से भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करना, लाइपेज श्वसन क्या है, तो श्वसन क्या है, ये अपचयन है। क्या है, अपचयन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए ये सब कुछ आवश्यक होते हैं। क्या क्या आवश्यक होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए, इसमें जल भी आवश्यक होता है, प्रकाश भी आवश्यक होता है और सूर्य का प्रकाश भी, तो ये सभी आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, फूल, पत्ती, तना या जड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने में कौन रोकता है, तो वो हृदय में वाल्व जो होते हैं वो रोकते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ये बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया था, तो इसमें आएगा, देख सकते हैं, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग क्या है, वृक्क का है, तो वो है उत्सर्जन। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। अब मेन बात आती है सही जोड़ी की, क्योंकि सही जोड़ी ही आएगी और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, तो सही जोड़ी करो इसकी अच्छे से। चलिए, सही जोड़ी, पित्तरस, तो पित्तरस, तो इसके आगे आएगा पित्ताशय। ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन दे रखा है इसके आगे आएगा प्रोटीन। यकृत, यकृत के आगे आएगा यूरिया का निर्माण, यकृत में होता है। लाइपेज, तो लाइपेज में आएगा दोस्तों वसा। ठीक है, और इसके बाद इंसुलिन, तो इंसुलिन इसमें आएगा अग्नाशय, इंसुलिन में आएगा अग्नाशय। तो ये आपकी जोड़ियां कंप्लीट होती है। इसके बाद दूसरी जोड़ी देखिए, ठीक है, ये दूसरी जोड़ी देखिए, सही जोड़ी बनाइए। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आपके मोबाइल में ये आ जाए और आप इसे याद कर लें, और वैसे आप याद कर ही रहे हैं पढ़ते हुए अच्छे से। चलिए, स्वपोषी पोषण, इसमें आएगा पौधे। विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण में आएगा हिरण। और परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण मतलब कि जोंक, जोंक परजीवी पोषण आएगा। ठीक है, जोंक जो लिपट जाती है और खून चूस लेती है, तो परजीवी है ये, तो परजीवी पोषण प्राप्त करती है जोंक। भोजन का स्थानांतरण, तो जो भोजन का स्थानांतरण है उसमें आएगा प्लोयम। क्या आएगा, प्लोयम। और पित्त, तो पित्त में क्या आएगा, ध्यान रखें, यकृत। क्या आएगा, यकृत, पित्त में आएगा यकृत। तो ये आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन भी आना है, तो एक क्वेश्चन आना है, तो उस क्वेश्चन को भी हम इसमें से देख ही लेते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, किसके रूप में, अमोनियम अम्ल के। इसके बाद दूसरा देखिए, कोशिका का ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुक्षरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। देखना, ये सारे प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में दे रखे हैं। अगला है पादप में प्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला है वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है, मूत्र है। और ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेटस के रूप में करते हैं। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है सेलिवरी और एमाइलेज। ठीक है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम है सेलिवरी और एमाइलेज। अगला देखिए, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, तो एटीपी, एटीपी ये क्या है, मुद्रा है ना, मुद्रा ऊर्जा का नाम है। चलिए अगला देखते हैं, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। सत्य असत्य देखिए, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, सत्य है। धमनियों की दीवार सिराओं से पतली होती है, असत्य है। इसके बाद में
प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है, ये बिल्कुल सत्य है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, मतलब चौथा भी इसमें सत्य है, याद रखना। नंबर 5 देखिए, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतग्रहण होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, और अब इसमें ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और हल करना है आपको। फिर मैं देखता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट के बताता हूँ आपको। नेक्स्ट चैप्टर के ध्यान रखना, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये जीव जनन कैसे करते हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसमें से क्या आना है ये समझ लें, 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न आना है, तो याद रखें 2 अंक का एक प्रश्न आना है। तो ये 2 अंक के जो प्रश्न हैं, जैसे पहला लैंगिक जनन किसे कहते हैं समझाइए। तो चलो ये एक क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं इसका पूरा, फिर इसके बाद में अगले चैप्टर के ओटी देखेंगे। इस जनन विधि में जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्मनज, ठीक है, जायगोट बनता है। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक प्रजनन की मुख्य विधि होती है। ठीक है, इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न आना है, ध्यान रखना। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, और मैं बताऊंगा सारे एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या बता रहा हूँ समझ लें। पहले आपको बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस वीडियो में बता दूं। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अभी आते हैं अनुवांशिकता वाला पार्ट, और इसके देखिए इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा एक, और 2 अंक का प्रश्न आएगा, और 5 अंक का प्रश्न आएगा। तो चलिए करते हैं इसको कंप्लीट। पहला देखिए, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें है XY। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो डायबिटीज। तो डायबिटीज है, ये अनुवांशिक है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, अनुवांशिक क्या है, तो डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, अनुवांशिक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में। मेंडल ने किस पौधे पर, मटर के पौधे पर, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। किसने प्रयोग किए थे, तो मेंडल। इसके बाद में अगला देखिए, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, अब ये इसमें टीटी कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी, ध्यान रखना। तो मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे 3:1 का अनुपात याद रखना, 3:1, ये मटर का लंबा पौधा है। ठीक है, लंबा पौधा क्या है, 3:1 याद रखना, मटर का पौधा मेंडल के अनुसार। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर का आपको इसमें कंप्लीट करना ही है। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो अनुवांशिक कहलाते हैं। जीन एक अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक पदार्थ का विनियमन अर्धसूत्री विभाजन और क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, अनुवांशिकता के जो नियम है वो किसने दिए, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुवांशिकता के नियम मेंडल ने दिए, किसने दिए, मेंडल ने दिए। अनुवांशिकता के नियम मेंडल ने दिए। सभी जीवों का शरीर का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण कितने जोड़े द्वारा होता है, XY जोड़े, X और Y जोड़े द्वारा होता है। मानव में शिशु के लिंग का जो निर्धारण है वो XY जोड़े द्वारा होता है। अनुवांशिकी का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रतिपादन किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया, अनुवांशिकी का। नेक्स्ट देखिए, मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया, तो फैक्टर नाम दिया। जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो जीन की जो खोज करी वो भी मेंडल ने ही करी। मेंडल ने क्या करा, जीन की खोज करी।
अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। एक उभयलिंगी जीव का नाम केंचुआ। केंचुआ क्या है? उभयलिंगी है। ठीक है, केंचुआ क्या है? उभयलिंगी है, याद रखना। अब ये सही जोड़ी देख लो, सही जोड़ी बनाइए। मेंडल, तो इसके आगे आएगा दोस्तों अनुवांशिकता। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक, इसके आगे आएगा डीएनए, डीएनए की खोज, वाटसन एवं क्रिक। सटन, तो सटन जो दे रखा है आपका तीसरा, इसमें आएगा बी वाला, जीन की संरचना, जीन की संरचना। नर में लिंग का निर्धारण। ठीक है, तो ये जो 4 वाला दे रखा है इसमें आएगा वाई गुणसूत्र द्वारा। और जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, तो वो है पुत्री पीढ़ी। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। ये जोड़ी देखो आप अच्छे से, इसके उत्तर ये यहाँ पर दे रखे हैं सारे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अच्छे से अभी याद कर लें। मेंडल तो अनुवांशिकता, वाटसन क्रिक तो वाटसन क्रिक में आप याद रखना डीएनए। ठीक है, और सटन तो सटन जीन की संरचना, नर में लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र द्वारा, और जनन पौधों की उत्पन्न पीढ़ी ये पुत्री पीढ़ी। ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आते हैं, आपके आ गए हैं प्रकाश का परावर्तन वाले चैप्टर के क्वेश्चन। चलिए पहला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी। मिट्टी को क्या करेंगे? मिट्टी का कहाँ से बना देंगे लेंस? तो ठीक है, कांच होता तो फिर एक बात अलग हो जाती। तो मिट्टी कहीं से यूज नहीं होती है लेंस बनाने में। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है? तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना इसमें, ये ऑप्शन नंबर 4। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस। इसके बाद में नंबर 3 देखिए, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या कैसी होती है? तो अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। जैसे होता क्या है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण पर अगर सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला देखिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। तो दर्पणों की पहचान कैसे होती है? तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के द्वारा दर्पणों की पहचान होती है। तो हम दर्पणों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के द्वारा हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। अगला देखिए, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो याद रखना इसकी जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो प्रतिबिंब वास्तविक है, ये दर्शाता है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो वो अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? तो या तो समतल है या फिर उत्तल है। अगर सदैव की बात की जाए और प्रतिबिंब की बात की जाए सीधा, देखो इधर, हाँ, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः, तो याद रखना या तो
समतल बनेगा, या तो दर्पण समतल है या फिर उत्तल है। ठीक है, अब देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको भी आप कंप्लीट कर ही लें अच्छे से। देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अविलंब से दूर हट जाती है। किसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है? तो अवतल दर्पण। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होता है? 1 से कम होता है। लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंबित होता है। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। ठीक है, अपवर्तनांक आएगा। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। किसकी उपस्थिति में देखते हैं? प्रकाश की। न्यूटन ने प्रकाश से बना हुआ माना क्या? कणिका। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है एक वाक्य में, इसका भी 1 अंक आएगा इन क्वेश्चनों में से, देख लेना आप। देखो, पहला, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। पहले में आंसर मैंने पढ़ के बता दिया, दूसरा पढ़ के बताओ। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान की मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और दर्पण का सूत्र लिखिए, तो ये देखिए, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है। एफ, वी और यू याद रखना, बराबर चिन्ह याद रखना, और ऊपर तो एक है ही सही। दर्पण का सूत्र हो जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण 30 डिग्री। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ। डाईऑप्टर, तो इसमें आएगा लेंस की क्षमता का मापन किया जाता है। उत्तल लेंस, तो इसमें आएगा उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है उसमें आप लिखेंगे ऋणात्मक होती है। ठीक है, और एक सरल रेखीय पथ, एक सरल रेखीय पथ, तो इसमें आएगा प्रकाश की किरण। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय, तो इसमें आएगा गोलीय दर्पण। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। जोड़ी भी आप देख सकते हैं पूरी। डायऑप्टर, लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। एक सरल रेखीय पथ, प्रकाश किरण। परावर्तक पृष्ठ गोलीय, गोलीय दर्पण। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं सारे। और ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन बना रखे हैं इनके लिए एक लाइव क्लास लूँगा मैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन रहेंगे, और जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं बताऊँगा। फिर पहले आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो आज इस वीडियो में पूरे में, जिसमें आपके खालिस्तान और सही जोड़ी और सत्य असत्य को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये पाठ है आपका। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना। पहला, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ये वाला इंद्रधनुष देख सकते हो। और किस मौसम में बनता है? जब वर्षा होती है ना, तब बनता है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग का कारण है। अगला देखिए, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, गहरे समुद्र में जल का नीला रंग दिखाई क्यों देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जल का कौन से कलर में दिखाई देना? नीले कलर में। चलिए अब अगला देखते हैं।
प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिज्म कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण होता है तो ये प्रिज्म से, वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म द्वारा रंग प्रकाश की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है तो ये बैंगनी रंग के द्वारा, बैंगनी रंग की, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। और यह है आपकी जोड़ियाँ। जोड़ियों को जूम करके बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। देखिए, टिंडल प्रभाव तो घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग, तो याद रखना आकाश का जो नीला रंग है उसमें क्या आएगा? प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम तो इंद्रधनुष, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। और एक और बात रखना कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सभी को मालूम है लेकिन फिर भी बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं अध्याय 12। ये ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला था कि सारे ऑब्जेक्टिव बता दूंगा आज, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करना है आपको। इन्हीं में से आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें से नहीं आया है, बस इसी को पढ़ लीजिए क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक है। ये ठीक है, इनके द्वारा जारी की गई है, याद रख लेना। चलिए पार्ट 12 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 746 वाट। एक जो अश्व शक्ति है, अश्व शक्ति, उसमें 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर मापन यंत्र। विभवांतर मापन यंत्र कौन सा है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापन यंत्र क्या है? तो इसमें आएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापन यंत्र कौन सा है? तो इसमें आएगा वोल्ट मीटर। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है ऑब्जेक्टिव। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर आर अनुपात का मान है 25। याद रखना 25 है ऑब्जेक्टिव। ये पूरा पढ़ लो अच्छे से और याद रखना कि इसमें 25 आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर वर्ग। याद रखना आई आर वर्ग ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आई आर वर्ग ये आएगा हमारा करेक्ट। अब रिक्त स्थान भी बता रहा हूँ मैं आपको। 1 अंक कंप्लीट करना है आपको इसमें से। ठीक है, चलिए पहला देखिए, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो विद्युत धारा। और घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा।